हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिस्टल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे कंप्लीट किया था वो टॉपिक था हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आई होप हमने इन सब चीज़ों के लिए डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंस गवर्नमेंट बजट की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट प्रिपेयर करने से पहले आपको कुछ मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे इसको बनाने का? वो पहला है रिसोर्स रीअलोकेशन। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो इसलिए बनाती है जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से रीअलोकेट कर सके। ठीक है। सेकेंड आता है इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट का बजट बनाने के पीछे जो सेकेंड रीज़न है वो ये भी है कि गवर्नमेंट प्रॉपर इनकम और वेल्थ का सही जो है प्रपोर्शन मेंटेन कर सके। कहीं ऐसा ना हो किसी एक ऐसे सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दे जहाँ पे नीड नहीं है, या फिर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसका जो एक्सपेंसेस है वो लेस हो जाए, या फिर कह सकते हैं जो कमी पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। इन दैट केस गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि प्रॉपर इनकम और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। थर्ड आता है पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। आपने पढ़ा है, आपको पता भी है, अपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, तो उसमें से एक जो फॉर्म ऑफ कंपनी है वो पीएसयूज भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो उनका कौन मेंटेन करता है? those PSUs which are owned or controlled by the government। तो उन PSUs में होता क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट है, यानी कि जैसे हम इंडियन रेलवे की ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इंडियन रेलवे को मैनेज करती है हमारी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कितना फंड्स रेलवे के लिए अलोकेट करना है, उसके डे टू डे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सभी वो अपने बजट की हेल्प से डिटरमाइन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बजट बनाने का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि हमारी इकोनॉमी कितना स्टेबल है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ है कि नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, क्या सही तरीके से गुड्स हमारे जो इकॉनमी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कि नहीं, कितनी किसको ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बजट बनाती है और चीज़ें अलोकेट करती है। और लास्ट पॉइंट इज़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। गवर्नमेंट का बजट बनाने का पर्पस ये भी है कि वो नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आए फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर स्मॉल बिजनेसमैन जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है, those who wants to start देयर स्मॉल बिजनेसेस और न्यू स्टार्टअप्स, न्यू एवेन्यूज़ में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या स्कीम एंड रिलेटेड कैंप्स जो गवर्नमेंट करती है वो सब हमारा आता है, एंड इट विल हेल्प टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। तो ये तो हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे। इन उद्देश्य की वजह से गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है। अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट। मेनली देयर आर टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज रेवेन्यू एंड सेकेंड इज कैपिटल। तो रेवेन्यू कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। रेवेन्यू कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बजट मीन्स वो बजट का वो जो प्रोपोर्शन जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम को लिया जाएगा। सो इट इज़ मेड अप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स दैट आर मेट विद दैट रेवेन्यू। यानी कि इसमें हम किन दो चीज़ों को लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स को। रिसिप्ट्स मीन्स इनकम। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में क्या चीज़ें आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट included in capital budget, and it includes the transaction from public account। पब्लिक अकाउंट से होने वाली ट्रांजेक्शन भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होती है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू बजट। बजट रिसिप्ट्स में हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अब वन बाय वन हम देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज दैट डू नॉट
रिजल्ट इन लाइबिलिटी और अ डिक्रीज इन एसेट्स। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो है जिससे कि ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होती है और ना ही उसका एसेट बढ़ जाता है। ठीक है, इसके दो कैटेगरी हैं। सबसे पहला होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू होता है ना वो एक टैक्स से होता है, टैक्स एज अ सोर्स, और दूसरा नॉन टैक्स। जब हम बात करते हैं टैक्स की तो टैक्स के दो फर्दर डिविजन है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स में आपको पता है जो लोगों के इनकम पर लगता है, जो इंडिविजुअल्स के इनकम्स पे लगता है। इट मीन्स जितना भी अर्न वो करते हैं इनकम इन द प्रीवियस ईयर, उस पर टैक्स कैलकुलेट करके असेसमेंट ईयर में जो भी वो पे करेंगे वो होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स जीएसटी। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स, टैक्स पेयर pays direct taxes in to the full to the government. It is also characterized as the tax in which the individual bears both the duty and the burden of payment. तो कहता है कि डायरेक्ट टैक्स वो चीज, वो टैक्स है जो इंडिविजुअल प्रॉपरली किसको पे करता है, गवर्नमेंट को। और हम बोलते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है बच्चों, उसमें होता है ये हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, इसको समझिएगा, यानी कि जितनी इनकम बढ़ती जाएगी इंडिविजुअल की उतना टैक्स लगता जाएगा। तो ये एक बर्डन भी क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टैक्स चार्ज बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये टैक्सेस दोनों को कलेक्ट होता है, सेंट्रल को भी एंड स्टेट को भी। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो उसमें आता है द एंड कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडायरेक्ट टैक्स. It is impossible to avoid because taxes are levied on both product and services. It entails lower administrative cost as a result of convenient and regular collections. मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये कुछ नहीं, सिर्फ जीएसटी है। जीएसटी आप किस में पे करते हैं, जब आप कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और इफ़ यू आर इन यूनियन टेरिटरी तो यूटीजीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, और आईजीएसटी जो कि हम किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये वही चीज़ है, और ये दोनों ही जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो ये तो हमने बात की टैक्स की कि गवर्नमेंट को टैक्स से कैसे रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं नॉन टैक्स। तो अब जो ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को टैक्स फॉर्म में नहीं मिल रही है, किसी दूसरे सोर्सेज से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा आता है इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई कमर्शियल रेवेन्यू है, कोई एक्सटर्नल ग्रांट मिल रहा है, फाइन्स है, पेनल्टी है, सो ऑन। तो आपने पढ़ा होगा ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी कुछ किसी चीज़ों पर फाइन्स लेती है, पेनल्टी लेती है अगर हम कोई लॉ ब्रेक करते हैं या फिर किसी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं। तो उन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है हमसे जो भी फाइन्स और पेनल्टीज़ लेती हैं ये अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस हैं, बट एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर दी गवर्नमेंट रिसिप्ट्स दैट क्रिएट लायबिलिटी और डिप्लीट फाइनेंशियल एसेट्स। सो कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट के जो क्या क्रिएट कर देते हैं, लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कैपिटल रिसिप्ट से गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो जाती है or deplete the financial assets. The main source of capital receipts are loan from the public is known as the market borrowing, as well as the borrowing from RBI, commercial bank, some other financial institution through the sale of treasury bills, borrowings from the foreign government and international organization as a loan recoveries, small savings provident fund and net receipts from the sale of shares in public sector undertaking are among other items. बहुत इम्पोर्टेंट, जो इस पॉइंट में जो कैच करने वाली चीज़ है वो दो है। पहला कि जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है वो लायबिलिटी क्रिएट करता है, और दूसरा गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एसेट्स डिप्लीट होता है, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। मतलब कि आपको पता है जब गवर्नमेंट को इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, और यू कैन से कि जब फाइनेंशियली गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उस केस में जब हमारी गवर्नमेंट किसी बाहर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट से या और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हमारा आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये इवन हमने पढ़ा भी अपने इंडियन इकोनॉमिक्स में कि हाँ एक टाइम ऐसा था जब गवर्नमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट नीड पड़ गई थी $8 मिलियन आई गेस लेने की। उस केस में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने आगे आके हमारी हेल्प की थी, बट
इन हेल्प करने की वजह से उन्होंने 3 कंडीशंस जो कि सामने रखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दैट आर गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों कंडीशन रखी गई, तब हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट ने यस किया इस चीज़ को लेकर, तो उसको लोन मिला। तो आपको पता है जब गवर्नमेंट हमारी लोन लेती है उस पर क्या क्रिएट होता है, एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि उसे पे करना है। अगर वो पे नहीं करती है टाइम पे तो वो एक डेब्ट ट्रैप की कंडीशन में फंसती जाती है, राइट। तो ये वही चीज़ होता है। और लोन को हम एज अ कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, जैसे कि हम अगर RBI से लेते हैं, कमर्शियल बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट जब लोन लेगी तो वो क्या तो ट्रेजरी बिल सेल करेगी अपना, या फिर क्या करेगी, बोरो करेगी फॉरेन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इन सभी चीज़ों से, ठीक है। स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड नेट रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इन PSUs के भी जैसे शेयर्स बेचती है वो, तो ये भी उसके लिए क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट करता है। होगा यहाँ पे 2 केसेस, या तो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर उसकी एसेट्स कम हो जाएगी। अब हमने पढ़ा है डिसइन्वेस्टमेंट्स इज जस्ट लाइक कि गवर्नमेंट ने अपनी कोई जो एसेट है, यानी कि कोई वो सेल करी तो उसकी एसेट क्या हो गई, कम हो गई। आप समझ रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बजट एक्सपेंडिचर। देखिए बजट एक्सपेंडिचर में सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज जनरली करंट और शॉर्ट टर्म। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नाम से ही पता चल रहा है रेवेन्यू इन नेचर है, यानी कि शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। दे आर द कॉस्ट दैट द गवर्नमेंट में इनकर टू कैरी इट्स डेली ऑपरेशंस। हमें पता है कि रेवेन्यू मतलब होता क्या है, जब हम अपने डेली ऑपरेशंस को कवर अप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट कॉस्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज कॉस्ट आर फुली चार्ज इन द ईयर इन विच दे इनकर्ड एंड आर नॉट डिप्रिशिएटेड ओवर टाइम। तो जिस साल गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी उसी साल ये उसे क्या भी कर लेगी, चार्ज भी कर लेगी, ओके। दे माइट ईदर बी रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। हो सकता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग भी हो या फिर क्या हो सकता है, नॉन रेकरिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी और कैपिटल मेड बाय गवर्नमेंट। एक बार जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है मनी का या फिर कोई कैपिटल मेड बाय गवर्नमेंट, और उसका एम होता है एक्सपैंड करना वेरियस सेक्टर्स एंड बिजनेसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉफिट बनाने के लिए। जब गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, एक्सपेंशन करती है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस करती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेगी। दीज फंड्स आर टाइपिकली यूज टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट। जनरली गवर्नमेंट ये क्यों करती है, जब उसे फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, या फिर अगर उसे कोई ऐसा एसेट्स चाहिए जिसका लॉन्गर टाइम स्पैन हो। दीज इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट। दीज एसेट्स प्रोवाइड वैल्यू टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ स्पैन एंड मे और मे नॉट हैव द सेल्वेज वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू हो ही, ठीक है। आपने अकाउंट्स में कंसेप्ट पढ़ा है, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी जिस अमाउंट पे उसको हम सेल करते हैं, दैट इज स्क्रैप। सो ज़रूरी नहीं है कि वो, हाँ, बट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर तब करती है जब उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को रोड बनाना है, अब रोड वो बनाएगी, इन दैट केस होगा क्या कि पहले तो वो काफ़ी एक्सपेंडिचर करेगी अच्छा हाईवे बनाने के लिए, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा बन के, जब अपनी सर्विसेज लोगों को देने लगेगी, तो फिर वो उसका कैसे वो रिकवर करेगी कॉस्ट अपनी, बाय टोल टैक्स। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि यस गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी फॉर एग्जाम्पल रोड पे, और फिर उससे वो जो रिकवरी करेगी कॉस्ट की कैसे करेगी, बाय कलेक्टिंग टोल टैक्स फ्रॉम द पब्लिक यूजिंग द हाईवेज, ठीक है। अब उसके बाद बजट डेफिसिट की बात करेंगे। अमाउंट बाय विच द बजट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट रेवेन्यू इज रेफर टू एज बजट डेफिसिट। सबसे पहले आपको समझना है ये वर्ड डेफिसिट होता क्या है। देखिए डेफिसिट जो वर्ड है उसका मतलब है लॉस कह सकते, ठीक है, या फिर कमी। अब डेफिसिट का मतलब ये है, जब हम बजट की बात करते हैं तो डेफिसिट यहाँ बजट के रिलेशन में बात हो रही है, तो बजट डेफिसिट का मतलब ये होगा कि जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है बच्चों वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा,
ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा किससे, उसके रेवेन्यू से, तो हम उसको डेफिसिट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसके बजट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं है, बजट उसका हेल्दी बजट नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि द डेफिसिट इज गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल हेल्थ। डेफिसिट इज नॉट, यहाँ नॉट होना चाहिए, सो इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर, ये अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, इकोनॉमी के। उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू, और कितना उसने एक्सपेंडिचर किया, उसका डिफरेंस इज डेफिसिट। बट ये केस कब पॉसिबल होगा, व्हेन इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू इनकम, ठीक है। ओनली करंट इनकम एंड करंट एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं हम इस डेफिसिट में। रेवेन्यू में सिर्फ करंट ईयर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। लार्ज डेफिसिट फिगर इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस स्पेंडिंग। अगर ज़्यादा डेफिसिट होता है इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को अपने स्पेंडिंग यानी खर्चों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा। एंड द गवर्नमेंट मे एबल टू बूस्ट रेवेन्यू बाय रेजिंग टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू कैसे बना पाएगी, कैसे बढ़ा पाएगी, टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज करके। ओके, अभी हमने देखा टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। इट इज़ नॉट अ फॉर्मूला बच्चों, इट इज़ जस्ट अ डेफिनेशन। आप इस डेफिनेशन को न्यूमेरिकली ऐसे दिखा सकते हैं, एक दूसरा वे ऑफ शोइंग है हम कह सकते हैं। सो इट इज़ नॉर्मल टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही का एक्सीड्स दी रेवेन्यू रिसिप्ट तो हमारा बजट डेफिसिट की कंडीशन अराइज होती है। अब कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट रेवेन्यू शॉर्टफॉल इंडिकेट्स बजटरी इनडिसिप्लिन। अगर रेवेन्यू में क्या हो जाता है, शॉर्टफॉल होता है गवर्नमेंट के, तो इसका मतलब ये कि उसके बजट में क्या हो गया है, हलचल हो गई, इट मीन्स इनडिसिप्लिन हो गया। It indicates that the government is dis-saving, such that the government is utilizing saving from other sectors of economy to pay its consumer expenditures. गवर्नमेंट की सेविंग नहीं, यहाँ पे रिवर्स होने लग गया है, मीन्स गवर्नमेंट की डिस सेविंग स्टार्ट हो चुकी है। और जब गवर्नमेंट की डिस सेविंग स्टार्ट हो चुकी है इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स का भी यूज़ कर रही है, ठीक है, अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से टू पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए अपनी जो सेविंग्स हैं उनको यूज़ कर रही है। थर्ड पॉइंट, इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग सच दैट गवर्नमेंट यूटिलाइजेज द सेविंग फ्रॉम द अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। It is also same, okay. It demonstrates that government excessive expenditure on administration. इसका मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रही है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट, इट लोअर्स द गवर्नमेंट एसेट्स ओइंग टू डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो भी गवर्नमेंट ओन करती है उसको भी वो क्या कर रहा है, एसेट्स लोअर, मतलब गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट एसेट्स जो हैं वो लोअर हो रहे हैं अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है। Significant revenue deficit sends a warning signal to the government to either cut spending or boost revenue. तो चाहिए क्या गवर्नमेंट को, या तो वो अपना स्पेंडिंग कम करे, एक्सपेंडिचर्स एक लिमिट में ले आए, या फिर वो क्या करे, अपने रेवेन्यूज को इन्हांस करे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। दिस टॉपिक इज वेरी इजी। और आपने भी देखा है बिजनेस में भी डे टू डे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो कैपिटल यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो अगर हम बात करें वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस हम अकाउंट्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी सेम वही कंसेप्ट है, कुछ खास नहीं है, बट हाँ समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। Fiscal deficit occurs when the government total expenditure exceeds its entire revenue produced. Fiscal deficit तब होता है जब गवर्नमेंट का जो टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसके एंटायर रेवेन्यू से इंक्रीज कर जाए। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम टोटल वर्ड का यूज कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट बोरिंग हाउएवर इज नॉट इंक्लूडेड, बट इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं करते हैं, और वो क्या नहीं करते हैं, गवर्नमेंट की अपनी बोरोइंग्स। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस करेंगे, बट एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि आपको बोरोइंग्स जो हैं वो नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग।
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। किसका फॉर्मूला? फिस्कल डेफिसिट का। मूविंग अहेड। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट होता है तो क्या क्या हमें चीज़ें पता चलती हैं, क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं इसके सोसाइटी में, गवर्नमेंट के लिए? तो अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक और कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज दैट इट में रिजल्ट इन डेब्ट ट्रैप। देखिए, यहाँ पे हमने बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया है। बोरोइंग्स को छोड़कर अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसकी रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये सच में एक सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जिससे गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप की कंडीशन में जा सकती है। इट कॉजेज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। उससे होगा क्या? इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी में। स्टिफल्स फ्यूचर एडवांसमेंट। हमारी फ्यूचर ग्रोथ में क्या होने लगेगा? फ्यूचर ग्रोथ में रुकावट आने लगेंगी। ठीक है। उसके बाद इट इंक्रीजेज रिलायंस ऑन फॉरेन रिसोर्सेज। ये हमारी डिपेंडेंस बढ़ा देगा। मीन्स आपको फॉरेन रिसोर्सेज पे, फॉरेन रिलेटेड फाइनेंशियल फंड्स के लिए डिपेंड होना पड़ेगा उन पर, क्योंकि नाउ वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है और रेवेन्यू से भी बड़ा फिस्कल होता है। तो फिस्कल का मतलब होता ही यही है कि गवर्नमेंट की डिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज कर देता है दूसरों पर। उसके बाद गवर्नमेंट रेसेस इतने डॉलर्स। ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट नेक्स्ट आता है हमारे पास, प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट। तो जब आप फिस्कल डेफिसिट में से क्या कर देते हैं? प्राइमरी डेफिसिट डिराइव बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट। जब फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। सो फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन। जो भी प्रीवियस लोन आपने लिया था उस पर जो इंटरेस्ट पे किया उसको फिस्कल में से माइनस कर देंगे तो प्राइमरी आ जाएगा। बट फिस्कल में हम क्या नहीं लेते हैं, क्या एक्सक्लूड करते हैं? बोरोइंग्स। ठीक है, ये याद रखना है। इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या होता है प्राइमरी का? सो इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच द गवर्नमेंट बोरोइंग विल बी यूज टू कवर कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। कि कितना गवर्नमेंट बोरोइंग्स का यूज कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट की कॉस्ट को कवर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट। क्या क्या मेजर्स हमें लेना चाहिए अपने डेफिसिट्स को सही करने के लिए? सबसे पहले, गवर्नमेंट सब्सिडी कट विल एड इन रिड्यूसिंग द डेफिसिट। गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज दे रही है, लेट सपोज गवर्नमेंट बिजनेस को सब्सिडी देती है फॉर देयर प्रमोशन, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्सिडी का जो लेवल है वो कम कर दे, राइट? तो उसका डेफिसिट जो है वो क्या हो सकता है? प्रॉपर बैलेंस किया जा सकता है। वेयर द एसेट्स आर नॉट बीइंग effectively efficiently disinvestment should be carried out. ठीक है। increase emphasis on the tax based revenues as well as necessary steps to prevent the tax evasion। गवर्नमेंट को टैक्स बेस्ड रेवेन्यू पे ध्यान देना चाहिए, टैक्सेस देखना चाहिए कैसे उसको रेवेन्यू कलेक्शन होगा और उसको वो स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे कि जो लोग टैक्स इवेड करते हैं यानी कि टैक्स की चोरी करते हैं, बचत करते हैं, वो ना कर सकें। ठीक है। आगे, बोरोइंग फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसे बोरोइंग करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए, बट एक लिमिट तक। उससे ज़्यादा भी उसको किस सिचुएशन में ले आएगा? डेब्ट ट्रैप की। अ ब्रॉडर टैक्स बेस could also aid in the reduction of government deficit। अगर ब्रॉडर टैक्स बेस होगा तो उससे भी हमारा डेफिसिट एक लेवल तक कम किया जा सकता है। अब आती है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी कहती है क्या, इसको भी एक बार देख लेते हैं बच्चों। फिस्कल पॉलिसी जो है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो केनीजियन इकोनॉमिक्स थे, थ्योरी डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट जॉन मैनर्ड कीन्स, सर्व्स एज अ फाउंडेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इन्होंने फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताया। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच गवर्नमेंट मेक्स चेंजेस इन इट्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेट्स इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। सो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स में कुछ चेंज लेकर आती है, ठीक है, और टैक्स रेट्स में भी चेंज करती है। क्यों करती है? जिससे कि वो मॉनिटर और इन्फ्लुएंस कर सके कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द tandem with monetary policy by which central bank of the country impact the country money supply. This
policy influence the aid in containing inflation, increasing employment, and most significantly maintaining healthy currency value. गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी जो जॉन कीन्स हमारे लेकर आए थे, इसने क्या किया, इन्फ्लेशन को सही वो करने में हेल्प की, इंक्रीज़ किया एम्प्लॉयमेंट, और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो चेंज हुआ वो ये कि हमारे करेंसी की जो वैल्यू है वो प्रॉपरली क्या हो सकी, मेंटेन हो सकी, राइट. So this is also done. Now what is debt? A quantity of money borrowed by one entity, the borrower from another entity, the lender is referred to as debt. देखिए, कंपनी का एग्जाम्पल अगर लिया जाए, कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है. फॉर कंपनी जो अपने फंड्स हैं यानी अब कैपिटल है वो दो तरीके से रेज करेगी, या तो वो शेयर्स इशू करेगी, लिमिटेड बाय शेयर्स है तो, या वो डेट लेगी. अगर कंपनी डेट लेती है, इसका मतलब होता ये है कि जब कंपनी कोई लोन, कोई उधार बाहर बैंक किसी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है, एंड देन उसके बदले में वो उसे फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट पेमेंट करती रहती है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पूरा प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करती है. तो जो हम कहते हैं ना कि जो हमने बोरो किया है मनी, दैट इज़ व्हाट, डेट. जो बोरो करेगा मनी वो बोरोवर है, जो पैसे देगा यानी बैंक, इन केस ऑफ बैंक इज लेंडर. गवर्नमेंट बोरो मनी टू कवर देयर डेफिसिट. गवर्नमेंट पैसे लेती है, क्यों लेती है, क्यों मनी बोरो करती है, जिससे कि वो अपना डेफिसिट करेक्ट कर सके, विच अलाउज देम टू फंड रेगुलर ऑपरेशन एज वेल एज लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस डेट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ लोन और बॉन्ड इशूएंस. तो हो सकता है डेट या तो लोन के फॉर्म में हो या फिर कोई बॉन्ड इशू किया हो. अब हम अपने फिस्कल डेफिसिट के क्या मेजर्स ले सकते हैं, बाय बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज फिस्कल डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड. फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए हमें इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो कर सकते हैं. आरबीआई विल इशू न्यू करेंसी एंड विल लेंड इट टू गवर्नमेंट अगेंस्ट सिक्योरिटी एज टू मीट द फिस्कल डेफिसिट. आरबीआई नई करेंसी क्या करेगा, इशू करेगा, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट, जिससे कि उसका फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हो सके, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. प्राइमरी डेफिसिट इज रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. तो मैंने बताया था कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लेना होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. यानी कि देखा जाए फिस्कल में हम बोरिंग्स भी नहीं लेते, तो फॉर्मूला तो कुछ ऐसे बना कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स नहीं लेना है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. indicates how much government borrowing is going to meet expenses other than interest payment. यानी कि गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाली है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, बट इसमें हमें इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना है. सो बच्चों, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और आपको डेफिसिट, स्पेशली ये जो डेफिसिट वाला टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन योर एंट्रेंस एज वेल. सो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, एंड ये आगे इन फ्यूचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रेलेवेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा. सो इसको रिवाइज करिए. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए आई विश यू कि आप सभी का इतना कंप्लीट रहे, और थैंक यू ऑल. बाय बाय.